अर्जेंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे नेताओं के हृदय परिवर्तन की। जब पार्टी छोड़ के जाना होता है तो जो पार्टी जिसे लगा होता है धरने प्रदर्शन उसकी वकालत करते हैं, अच्छे बुरा कुछ भी हो लेकिन पार्टी पार्टी होती है, माँ की तरह बताते हैं। लेकिन कुछ ही पल में ऐसा हृदय परिवर्तन होता है और कहा जाता है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और सामने वाली पार्टियां भी तैयार रहती हैं, उन्हें नवाज देती हैं। तो इसे अवसरवादिता कहें कि वाकई हृदय परिवर्तन कहें, ये बड़ी बात है। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं और ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें हृदय परिवर्तन की आड़ में घुसपैठ नहीं हुई हो। घुसपैठ में इस वजह से कहता हूं कि अवसर तभी होता है। हाँ, कभी आप ऐसे वक्त पे जा रहे हो कि जब पार्टी की कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, तो समझ में बैठता है कि आप जा रहे हो, आपका मकसद सही है। लेकिन जब चुनाव सामने हो, टिकट का लिफाफा दिखता है और उस वक्त जब आप जाते हैं तो पब्लिक तो यही कहेगी कि आप अवसरवादी हैं। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ समीक्षक राजेंद्र शर्मा जी हैं, हमारे साथ पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस से हैं, विकास बारेड जी हमारे साथ भाजपा से हैं। राजेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूँगा। एक नारा हम बहुत पहले सुनते थे, जब पढ़ते थे तो छात्र राजनीति में अक्सर कभी भी कोई बड़ा नेता या कुछ आंदोलन होते थे तो ये आती थी कि सभी दलों में दलदल है। तो अब ये जो स्थितियां बनती हैं, क्या लगता है आपको कि वाकई हृदय परिवर्तन होता है चुनाव के टाइम पर जब बड़े नेता जाते हैं, या फिर अवसरवादिता कहें इसे? देखिए, इससे हृदय परिवर्तन कहना तो होगा, ये तो हृदय के साथ नाइंसाफी होगी। नाइंसाफी है। पर क्या है कि जब पहली चीज तो ये कि अब की बार इस चुनाव लोकसभा के 18वीं लोकसभा के जो चुनाव है, इसके अंदर आप हृदय परिवर्तन करो तो करें कि इससे बाहर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अदरवाइज जो पहले के जो चुनाव होते रहे तो इधर से उधर पाला बदलने वाली बात तो होती रहती थी, पर इतनी बड़ी संख्या के अंदर होने का ये शायद पहला मौका है। हालांकि सरकार पूरी कैबिनेट के साथ बदलने वाला जो भजन लाल जी वाला जो है वो एक अलग, उसको बिल्कुल आप अलग करके देखो, ताकि उसको अलग कर दिया जाए। उस टाइम के बाद से लेकर के अब तक के बीच के अंदर केवल ये 18वीं लोकसभा के चुनाव वाला समय ऐसा है जिसके अंदर सर्वाधिक पाला बदलने वाली जो बात हो रही है, इस जगह से उस जगह सामने वाली सीट पे जाके बैठने वाली बात हो रही है, वो हो रही। तो इसको हृदय परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। बेसिकली क्या है कि हर व्यक्ति अपना भविष्य देखता है और उसको अपना भविष्य, अवसर का इंतजार, जिसे हम अवसरवादिता कहें सीधे सीधे। हाँ, एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि अब अगले 5 साल चुनाव नहीं होंगे। लोकसभा के चुनाव हो गए, 5 साल तक चलेगा। विधानसभा के अभी रिसेंटली चुनाव हुए हैं और जो नई चर्चाएं चल रही है कि साहब पूरे देश के अंदर एक साथ सारे चुनाव हो, लोकसभा और विधानसभा के, तो उसके बाद में परिस्थितियाँ क्या बनेगी। तो आदमी सोचता है कि 5 साल का जो अगला मेरा भविष्य है, 5 साल के अंदर मैं को भविष्य कहाँ दिखाई देता है, कहाँ पर क्या होगा, उस हिसाब से आजकल वो चेंजेस बदलाव आ रहे हैं, उस तरह की चीज़ें हो रही है। अदरवाइज पार्टी के साथ कमिटमेंट वाली जो बात होती थी, जो प्रतिबद्धता वाली बात होती थी, वो तो लगभग नहीं के बराबर रह गई है। जी, खैर देखिए, राजनीतिक दलों को भी सोचना होगा। लेकिन अक्सर बात की जाती है कि देखिए, हम कई बार किसी भी पार्टी में पूछते हैं कि ये स्थितियां बनी आपने कि देखिए साहब, संख्या आधार होती है लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए, लेकिन जब लगता है कि जिताऊ है तो फिर उसी को टिकट देना पड़ता है। इसी वजह से राजनीतिक दल भी दागी हो या बागी नज़रअंदाज भी कर देते हैं कि जिताऊ कौन है, उसी को टिकट थमा देते हैं। खैर, पौरुष भारद्वाज जी, आपके पास आना चाहूँगा। आपके यहाँ से कई नेता छोड़ करके चले गए और हृदय परिवर्तन बताते हैं। वो कोई कह रहा है कि गांधी परिवार का जिस तरह से वहाँ पे स्थितियाँ बनी हैं इसके कारण छोड़ गए, कोई कहता है कि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है कि राम मंदिर के दर्शन करने कांग्रेस के नेता नहीं गए। मतलब लॉजिक एक से एक आते हैं। कार्यकर्ताओं में किस तरह की चर्चा होती है जब ये नेता जाते हैं? देखिए योगेंद्र जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूँगा कि शुरुआती इंट्रो में जैसा कि आपने कहा कि ये प्रवृत्ति जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और सभी पार्टियों में बढ़ती जा रही है। और ख़ास करके ऐसे नेता अगर नॉर्मल समय में जाएं तो समझ में आता है,
परंतु चुनाव के समय जाते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी खुद की विश्वसनीयता और उनकी खुद की नीयत पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। देखिए, वर्तमान घटनाक्रम की यदि हम बात करें तो आप देखिए पिछले 10 साल में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का जब से भारत की राजनीति में उदय हुआ और उसके बाद राजनीति में जिस प्रकार से एक राजनीतिक अभ्यास में, एक नैतिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पर हर प्रकार से जो गिरावट देखने को मिली और खास करके भाषाई जो भाषण है उनमें भी जो गिरावट देखने को आई। तो आप देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हम लोग कहां से कहां गए। हमने देखा अभी कि देश में स्वस्थ लोकतंत्र होता था, चुनाव होते थे, चाहे भले हम लोग हार जाते थे, ये लोग जीत जाते थे, कभी हम लोग जीत जाते थे, परंतु हमने देखा कि जैसे अभी गांधीनगर में हुआ, इंदौर के अंदर हुआ, सूरत में हुआ। आप बताइए, लोकतंत्र का आप एक तरीके से देखा जाए तो खुलेआम चीरहरण कर रहे हैं। आप कैंडिडेटों को, आप है ना, उनके समर्थकों को आप धमका करके उनसे वापस नॉमिनेशन का जो उनका प्रस्तावक थे, समर्थन को वापस ले रहे हैं। पोरस जी, आपकी पार्टी की रायशुमारी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, इतने कमजोर कैंडिडेट को आपने टिकट क्यों थमाया कि जिसका खुद का पता नहीं है कि वो पार्टी में भी रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए योगेंद्र जी, मैं इस बात को आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, चूंकि ग्रामीण परिवेश का आदमी गांव में कहावत चलती है कि राम और राज, ये ऐसी चीज़ होती है कि सड़क वाले आदमी को महलों में पहुंचा दे और महल वाले आदमी को सड़क पे पहुंचा दे। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने 10 साल तक लगातार बड़े बड़े नेताओं को और खास करके विपक्षी नेताओं को जिस प्रकार से परेशान किया, चाहे कभी ईडी से परेशान किया, कभी सीबीआई से परेशान किया, कभी आईटी से परेशान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री का ताज़ा उदाहरण है कि एक ऐसी कंपनी जिसने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया, उस कंपनी के प्रमोटर के एक सिर्फ एक बयान के आधार पर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर अंदर बंद कर देते हैं तो निश्चित तौर पर देखिए, जो छोटे नेता होते हैं उनको किस प्रकार, उन पर किस कदर ये लोग प्रेशर डालते होंगे, किस प्रकार उनको धमकाते होंगे। अभी जो ताजा वाला मामला, राधिका खेड़े वाला मामला, आप उसको देखिए, एक दिन पहले वो क्या ट्वीट करी थी, आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाइए, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ट्वीट करी, तो एक दिन में ऐसा क्या हो गया उनको कि ना उनको भारतीय जनता पार्टी में ही जाने को मिलता है। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मेरे घर का अगर आपके यहाँ पे भी तो आ रहे हैं, देखिए हमारे में बीजेपी से आपके यहाँ पे भी आए, दूसरे दलों में भी गए, तो केवल बीजेपी को क्यों कटघरे में खड़ा है? मैं तो सभी की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं इस बात को, देखिए बेसिक फर्क ये समझना पड़ेगा, जो आप सवाल कर रहे हैं, ये सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी अनेकों पत्रकार बंधुओं ने सवाल किए। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे पास देने को क्या है और हम क्या डराएंगे सर, हम क्या डराएंगे बताइए। इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू नहीं है मेरा, तो सिर्फ सिंपल सा ये है कि कार्यकर्ता क्या सोचता है कि हृदय परिवर्तन जब नेताओं का हो जाता है, चलिए वो तो साथ में चल देते हैं, दूल्हा जा रहा है, बारात भी जा रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं की मैं मनोस्थिति पार्टी लाइन से अलग हट करके समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं। देखिए, छोड़िए कि मोदी जी के बाद में क्या हुआ कि ऐसे प्रेशर डाल दिया, फिर आपकी पार्टी में जो लोग आ रहे हैं तो उन पे कौन प्रेशर डाल रहा है? देखिए, हमारी पार्टी में तो वो व्यक्ति आ रहा है जो मोदी जी के साथ था, और वो आदमी आ रहा है कि जो वास्तव में सच्चा लोकतंत्र का हितैषी है और सच्चा देशभक्त है। देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, हमारे पास उसको भी क्या मिलेगा, अनेकों लोग ऐसे हैं जिनको टिकट भी नहीं दे पाए। कार्यकर्ता क्या सोचते हैं जब आ जाते हैं ऐसे नेता? तो वो कार्यकर्ता, देखिए आप यदि हम मनोभाव की बात करें तो निश्चित तौर पे जो कार्यकर्ता हमारे बीच का रहा, और यदि आज वो किसी दबाव की वजह से अगर विपक्षी पार्टी में चला गया और खासकर सत्तारूढ़ पार्टी में चला गया, तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में रोष होता है। परंतु कार्यकर्ता जो होता है वो दुगने जोश के साथ तैयार होता है और वो इस बात को कहता है कि हमारा यदि कोई हमारे साथी कोई हमें धोखा दे के गया या फिर सामने वाला उसको दबाव में ले गया, तो निश्चित तौर पे हम उसको उस चीज का जवाब देंगे और चुनाव में जवाब देंगे। चलिए, मैं विकास आपके पास में आना चाहूंगा। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वर्कर भी हैं, कोई भी पार्टी से, किसी से भी दूसरी पार्टी से कोई आता है, फिर तैयारी कोई और कर रहा होता है, उसे टिकट थमा दिया जाता है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को चर्चा होती है, या फिर चर्चा करना एक तरह से ये मान के चलें कि ये डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है कि चर्चा ही नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जब से गठन हुआ तब से लेकर आज तक एक ही लक्ष्य को शिरोधार्य किया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और पूरे देश के अंदर कार्य करती रही है, और वो है कि किस प्रकार और भारतीय खोए हुए वैभव से, भारत की पुरातन संस्कृति से भारत को मिलाया जाए। इसके लिए किसी व्यक्ति या किसी परिवार को आगे लेकर भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चली। हमने व्यक्तित्व निर्माण के लिए प्रयास किया है, ना कि व्यक्ति निर्माण के लिए। तो मैं जब इस सोच की जब अपन बात करते हैं तो मैं मानता हूं कि जो भी व्यक्ति राष्ट्र के अंदर जिनको लगता है कि राष्ट्र निर्माण में हमारा कोई योगदान हो सकता है, वो लोग जब भी जहां से भी आए, और इस महाक्रांति जो एक हो रही है भारत के अंदर, जिसमें कि एक भारत जिसको विकासशील भारत माना जाता था, जिसको विश्व में पिछड़े हुए देशों के बीच में माना जाता था, आज जिस रफ्तार से भारत विश्व के अंदर आर्थिक और देखिए विश्व पटल पर अपनी किस प्रकार से क्षमताओं का परिचय भारत करवा रहा है। किसी भी क्षेत्र में देखिए आत्मनिर्भरता के ओर बढ़ रहे भारत के साथ अगर किसी भी दल का व्यक्ति कोई जुड़ता है, तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे यहाँ किसी परिवार की राय तो चलती रही,
हमारे यहाँ पर अगर कोई है तो संगठन है, और संगठन सभी से मिलकर बना है। संगठन जो निर्णय लेता है वो प्रत्येक कार्यकर्ता की राय ही मानी जाती है, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई संशय रहता नहीं। जो संगठन ने तय किया है उसको मानना, उसी दिशा में चलना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार का, जैसा आपने कहा, सभी कार्यकर्ताओं का मंतव्य, और ये हमारा तो गठन ही ये तो कहते हैं कि ये तो बहुत पुरानी पार्टी है, हमारी पार्टी का जब से गठन हुआ हम इसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। अब आपने जैसा अभी कहा कि राम मंदिर की जब स्थापना हुई, बहुत से लोग थे जिनको राम मंदिर की स्थापना में शामिल होने से रोका गया। जाहिर सी बात है, किसी आदमी का मन कचोटता है तो उसको लगता है कि मैं ऐसी पार्टी में नहीं रहूंगा जहां पर भगवान श्री राम के मंदिर में जाने से रोका जा रहा है। पहले भी दे सकते हैं रिजाइन, चुनाव के वक्त ही क्यों? ये देखिए उन लोगों का पर्सनल कंसिडरेशन है, इसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं साहब कि नहीं, आपकी पार्टी से भी जैसे कई लोग गए, आप कह रहे हैं कि संगठन, उनका भी कहना है कि घुटन हो, ऐसा लगता है जैसे तानाशाही रवैया हो रहा हो। तो ये चुनाव के वक्त ही महसूस क्यों होता है, चाहे आपकी पार्टी में आने वाले को हो या जाने वाले को हो? अब सर ये तो आप ही अच्छे से बताएंगे कि ये किस प्रकार का तानाशाह है। अभी ये कहते हैं कि इनके लोग जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं उनको ईडी और सीबीआई से डराया गया। अरे तो भैया जो हमारी पार्टी से आपके आ रहे हैं, क्या उनको ये डर नहीं लगता क्या? अगर डर होता तो उनको भी लगता ना। आप बताइए, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि तानाशाह है और आप छोड़ के जा रहे हो। आप बताइए, आप तानाशाह हो कि आपके चैनल से कोई निकल के जा सकता है? आप गोली मार दोगे, आप अरेस्ट करवा दोगे, तो या तो आप तानाशाह नहीं हो या आप झूठ बोल रहे हो। तो आप ही फैसला कर दीजिए कि या तो ये झूठ बोलते हैं कि मोदी जी तानाशाह है। अगर तानाशाह होते तो इनकी इतनी हिम्मत है कि ये ज्वाइन करा दे। एक सेकंड, आ रहा हूं। दिल्ली का मुख्यमंत्री, मेरी बात सुनिए सर, चंडीगढ़ के चुनाव पे अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए अगर हाईकोर्ट ने कहा है कि मनी ट्रेल साबित हुई है, उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए, तो ये कोर्ट की कोई हैसियत नहीं मानते हैं। कैसे लोग हो आप? इस देश की जनता को इतना बेवकूफ समझते हो? देश की जनता को बिल्कुल ही भ्रमित करने पे लगे हुए हो। आपके पक्ष में फैसला आ जाए तो कोर्ट है, और आपके पक्ष में फैसला नहीं आए तो कोर्ट नहीं है। कितनी बार बेल की याचिकाएं खारिज हो चुकी है अरविंद केजरीवाल जी की। क्या कहना चाहते हैं आप कि कोर्ट हम कोर्ट को रेगुलेट कर रहे हैं? आप कम से कम देश की संस्थाओं को तो अपनी राजनीति का हिस्सा मत बनाइए। देश की संस्थाएं जिनकी वजह से देश का संविधान, देश की व्यवस्थाएं आज सुचारू रूप से चल रही है, कम से कम उन संस्थाओं को तो अपनी गंदी राजनीति से दूर छोड़िए। सर आप ही फैसला करिए कि मोदी जी तानाशाह है, तो आप बताइए किसकी हिम्मत है जो छोड़ के इनको ज्वाइन कर। बारक जी, आप काफी पढ़े लिखे हैं और मुझे लग रहा है कि काफी लंबे समय से देख भी रहे होंगे। नहीं, देख भी रहे होंगे। ये तो सिस्टम है साहब, केवल बस आरोप लगाने वालों के चेहरे बदलते हैं। यूपी के टाइम पे कोर्ट हो, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, उन पे ईडी इतनी इफेक्टिव नहीं थी, सीबीआई, उन पे आरोप पे आप लोग लगाया करते थे, आज ये लोग लगा रहे हैं। सिर्फ चेहरे बदलते हैं। सिस्टम की खामियां हैं, उसे कोई दुरुस्त नहीं करना चाहता, और हर पार्टी पे आरोप लगते हैं। जब सत्ता में होती है तो उस वक्त ये होती है पोजीशन है कि आपको बचाव करना है, सामने वाला एग्रेसिव हो जाता है। बस फर्क इतना ही होता है। आरोप तो इस सिस्टम पे अब से नहीं, वर्षों से लगे आ रहे हैं। तो मुझे को अतिशयोक्ति नहीं लगती है कि आप पे आरोप लगा रहे हैं कि देखिए साहब इन्होंने इसको कब्जे में कर रखा है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम लेते हैं। यही आरोप कुछ दिन पहले तक आप लोग लगाते थे। तो ये तो कहीं अगर है तो ये राजनीतिक दलों को देखो तय करना है कि वास्तव में अगर दखल है तो आप लोग ही बेहतर समझ सकते हो, दोनों ही पार्टियां कि हाँ वास्तव में दखल होता है, और नहीं है तो फिर क्यों सिस्टम में तो जो लोग बैठे हैं अपनी काबिलियत से आए हुए हैं, उन पर क्यों इस तरह की उंगलियां उठाई सर आप मुझे एक बात बताइए, झारखंड के मुख्यमंत्री के अरेस्टिंग के ऊपर ये लोग सवाल उठाते थे। आज सुबह आप लोगों ने न्यूज दिखाई है कि वहां के एक मंत्री के कर्मचारी के चपरासी के घर पे 25 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। आप देखिए, अगर वहां भ्रष्टाचार नहीं था तो आप बताइए, आपके घर पे 25 करोड़ छोड़िए, 25 लाख छोड़िए, 2.5 लाख रुपए भी केस मिल जाएंगे। रात दिन मेहनत करते हैं आप, क्या सामान्य आदमी के घर पे 25 करोड़ रुपए केस मिलता है? आप मेरी बात को समझने का प्रयास करिए सर। पिछले 10 साल से हमारी सरकार केंद्र में शासन कर रही है, ये विपक्ष के अंदर है। आज तक एक भी भ्रष्टाचार का मामला ये उठा पाए हो किसी भी संस्था में, किसी भी बड़े निर्णय में अगर कहीं पर भी ऐसा मिला हो तो ये उसको रोड पे लेके आते, ये सड़क के ऊपर लेके आते और जनता को बताते। हम मुद्दे पे लौटेंगे क्योंकि मुद्दा बड़ा वैसा है कि हृदय परिवर्तन अचानक ही क्यों होता है। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। हृदय परिवर्तन अचानक क्यों होता है, आप एक बात को समझने का प्रयास करिए। जब किसी भी व्यक्ति के मन में कोई चीज कचोटती रहती है, लेकिन एक कहावत होती है कि जी मौके पे बोलेंगे। आदमी जब तक सही अवसर नहीं आता, आप मानिए इनकी पार्टी का कोई विधायक ही है, आज वो एमएलए है, सरकार का हिस्सा है, कोशिश कर रहा है कि किसी भी प्रकार इनको सही राह पे लिया जाए। आप एक चीज से इनकार नहीं कर सकते सर कि इनकी पार्टी के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आरपीएन सिंह जी, मिलिंद देवड़ा जी,
मिलिंद देवड़ा जी, ज्योतिरादित्य सिंह, आरपीएन सिंह जी, सचिन पायलट जी भी इनके जो है वो ये तो कह ही रहे थे कि चले गए थे। और भी बहुत से ऐसे युवा नेता हैं, बड़ी लंबी लाइन है जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी। क्यों? क्योंकि वो लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। जैसे ही वो लोग कोई कार्य करते थे जिनसे उनको प्रसिद्धि मिलने लगती थी कि राहुल गांधी जी पीछे हट जाएंगे, उन लोगों को दबाने का कार्य किया। आज देखिए हेमंता विश्वा शर्मा जी को ले लीजिए, कितने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के अपनी पूरी क्षमताओं के साथ काम कर रहे हैं और खुद को कितना निखार पाए हैं। लेकिन वहां पर पता है कितनी भी मेहनत कर लो, श्रेय तो राहुल गांधी जी को ही जाएगा। कितने भी चुनाव हार जाओ, नेता तो राहुल गांधी जी ही रहेंगे। चाहे कोई पद रहे ना रहे, 2 सीटों से चुनाव तो राहुल गांधी जी ही लड़ेंगे। ये प्रिविलेज जब एक परिवार को, एक व्यक्ति को दिया जाता है जिसको जनता ने बार बार अयोग्य सिद्ध किया है, तो लोगों की कुंठा होना स्वाभाविक है। चलिए पौरुष जी, आपके पास में आना चाहूंगा। कई सारे सवाल खड़े किए हैं, आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे, अब बोलिए आप। दिल देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये मुद्दे से भटक करके और जो अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब ईडी सीबीआई जो है वो जिन नेताओं के पास जाती है उनके यहाँ कुछ ना कुछ मिलता है और कोर्ट पे हमें विश्वास नहीं है क्या। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ईडी एक्ट के अंदर 2019 में आप ही की सरकार ने बदलाव किया था कि जिसमें यदि किसी व्यक्ति के ऊपर ईडी आरोपित करती है किसी व्यक्ति को, तो अपने आप को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति के ऊपर है, ना कि जांच एजेंसी के ऊपर। अन्य जो कानून होते हैं उसके अंदर जो जांच एजेंसी होती है उस पर दायित्व होता है कि वो आरोपी के ऊपर अपना आरोप साबित करे, अन्यथा उसको कोर्ट जमानत देती है। इसमें जब तक व्यक्ति खुद अपने आप को नहीं साबित करेगा तब तक वो मामला चलता रहेगा। पहली मैं आपकी बात को यहाँ पे जवाब दे दूं। दूसरी बात, आपने कहा कि साहब हमारे ऊपर आप भ्रष्टाचार के आरोप क्यों नहीं है, तो मैं आपसे पूछता हूं ईडी और सीबीआई कौन से भाजपा के नेता के पास गई बताइए। 2014 में आपने हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाए थे ना, और हमारे में इतनी नैतिकता है कि हमने हमारी सरकार के मंत्रियों की जांच कराई, यहां तक कि हमने नैतिकता के नाते इस्तीफे ले लिए। चाहे कोल स्कैम आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया हो, चाहे आपने 2G स्कैम हमारे ऊपर आरोप लगाया हो, चाहे आपने जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाए, देखिए हमने सब आरोपों पे मंत्रियों से इस्तीफे भी लिए। हमने खुद ने हमारी सरकार के फैसलों के खिलाफ हमने जांच भी बैठवाई, और आपकी सरकार आने पर न्यायालय ने हमारे सब लोगों को बाकायदा बरी करा। और 2G स्कैम और जो दूसरे कोल स्कैम थे उसके मामले में तो जो सीएजी की रिपोर्ट के दम पे आप लोग बहुत उछला करते थे। कोर्ट ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट एक काल्पनिक, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी ने घर में बैठकर एक लंबा चौड़ा उपन्यास लिख दिया हो। तो आप लोगों को ये बातें करने का नैतिक अधिकार नहीं, और आप कहते हैं कि साहब हमारी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप कहां है। अरे भाई, आपके 20,000 करोड़ रुपए का जब अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग ने जब आपकी पोले खोली थी और राहुल गांधी जी ने और तमाम विपक्ष ने यह जानना चाहा आप लोगों से कि 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, तो आपका दायित्व ना सिर्फ नैतिक बल्कि लोकतांत्रिक दायित्व था कि प्रधानमंत्री जी या फिर आपकी सरकार के कोई जिम्मेदार नेता संसद में खड़े होकर इस बात पे बयान देते। आप लोगों ने क्या किया, आपने संसद ठप कर दी। देश के इतिहास में पहली बार देखा यह मंजर। अब तक यह होता है कि विपक्षी पार्टियों के सांसद अपनी मांगों को मनवाने के लिए संसद ठप करते आए हैं, होता है ऐसा है, पर देश ने पहली बार यह मंजर देखा कि सत्ताधारी पार्टी के सांसद हंगामा मचा रहे हैं और संसद ठप करवा दे। और उसके बाद में आपने क्या किया, राहुल गांधी के साथ आपने क्या किया, आपको पता है, पुराना मामला आपने उठाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट देश में जिंदा है और वो राहुल गांधी जी वापस बहाल होकर के आए, परंतु आपने जितनी जल्दी उनकी सदस्यता हटाने में की, जितनी जल्दी उनका बंगला आपने हटाने में की, तो वो आपको भी पता है। और आप कह रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार क्या किया। इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने पोल खोली आपकी। आप लोग कहते हैं गाय हमारी माता है, बीफ कंपनियों से आप लोग चंदा लेते हैं, पाकिस्तान की कंपनियों से आप लोग चंदा लेते हैं, आप लोग जो चलिए, लेकिन अभी बात चलिए ये तो हो गया जाओ। मैं तो वो जानना चाह रहा हूं कि मेरी खुद की अपनी जिज्ञासा है कि हृदय परिवर्तन क्यों हो जाता है। देखिए योगेंद्र जी, इस तरीके मैं आपसे इस बात को, घुटन तो नहीं होती किसी को, जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस से जो हमारे यहाँ आए हैं उनकी तो घुटन है, तो आप भी बताइए इनके यहाँ से जो आए हैं, आपको आके ही तो बताया होगा भाई, आपके यहाँ से जो गए छोड़ के 3 लोगों को बताया, आप भी तो बताइए आपके यहाँ जो आए उन्होंने क्या कहा। देखिए हमारे यहाँ जो आए और वो चीज जो है वो पूरे जग जाहिर चीज है। ये हमारे ऊपर आरोप लगाता है कि सब एक परिवार की चलती है। मैं पूछता हूँ कि फिर आप लोगों के नेता ये बात क्यों बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, हम तो मोदी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। आपका चेहरा जब राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए पूछा गया, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन आपका सीएम फेस होगा राजस्थान के चुनाव, आपने कहा हम तो मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। आप लोग खुद जो गलतियां करते हैं। आपके यहाँ पे जो लोग छोड़ के आए उन्हें भी कुछ घुटन महसूस हुई क्या? राजस्थान में राहुल कस्वाल ने कुछ बताया? देखिए निश्चित तौर पे इस बात को सब हर आदमी व्यक्ति कहता है कि भाजपा जो है वो एक तानाशाही प्रवृत्ति से चलने वाली पार्टी है। ऊपर से सिर्फ 2 लोग उस पार्टी को चला रहे हैं, और निश्चित तौर पे जो एक सांसद को, अपनी सांसद को या चुनावा जनप्रतिनिधि, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, यदि उसको विधायक दल की बैठक में या फिर है ना संसदीय दल की बैठक में या फिर पार्लियामेंट में या विधानसभा में यदि उसको बोलने का अवसर नहीं मिलता, तो योगेंद्र जी निश्चित मानिए कि आदमी की आत्मा कचोटती है उसको। और हमारी पार्टी में लोकतंत्र इतना जीवित है कि हमारे नेता तो खुल करके एक दूसरे की आलोचना करते हैं। और आपको जान
के ताजुब होगा। ये अगर आप इसको पार्टी लाइन में देखेंगे तो आप हंसी उड़ा सकते हैं, लेकिन आप स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा देखें तो निश्चित तौर पे हमारी पार्टी हमें छूट देती है। मैं अब मेरी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं भी मुखर होकर के कई बार अपने नेताओं के सामने मांग उठाता हूं कि साहब ये चीज हमारी पार्टी में ये सुधार होना चाहिए, होना चाहिए। तो इस तरह की प्रवृत्ति को आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। आप तो दो लोगों के, आपने तो पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, बोले कि भाई सत्ता रहे या नहीं रहे पर देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। आप लोगों ने लोकतंत्र की ऐसी की तैसी करके पटक दी। आप लोगों ने सूरत में क्या प्रैक्टिस करी और गांधीनगर में, हाँ आप तो कह रहे हैं ना कि आपकी सरकार के बहुत अच्छे काम है, फिर अमित शाह जी की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि 16 निर्दलीय कैंडिडेट वहां पे जबरन बैठाने पड़े। आप में अगर दम होता, आपको अपनी सरकार पे और अपने कार्यों पर कॉन्फिडेंस होता तो आप कहते ना, अमित शाह जी को कहते कि आप खुले में चैलेंज कीजिए अपनी जनता को कि भैया देखो ये मेरी हार जीत बाद की चीज है, पहले देश का लोकतंत्र बड़ी चीज है। आप आइए, आपको यदि किसी को भी मेरे कार्यशैली में 1% भी संशय तो आप जाइए, किसी के पास फार्म भरने के पैसे नहीं तो मैं दूंगा, आप खड़े होइए चुनाव में मेरे सामने। आप तो जबरन बैठाते हैं उम्मीदवारों को और आप कहते हैं बोले कि हम लोकतंत्र। राजेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। एक चले हृदय परिवर्तन का कुछ तो बातें बता दें, कुछ प्रेशर भी है कि दबाव में भी, डर में भी लोग अपने आप को छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या ऐसी लालसा रहती है कि राजनीति छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए? बहुत रेयर केस होता है जब डर के या दबाव के अंदर कोई पार्टी छोड़ता है। अदरवाइज कुछ व्यक्तिगत कारण होते हैं, खासतौर से जैसे टिकट नहीं मिलना या आपकी वहाँ उपेक्षा हो रही है, आपको प्रॉपर जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, जो रेस्पॉन्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, या आपके कोई व्यक्तिगत हित होते हैं जो दूर दराज तक जा रहे हैं, तो उनके कारण से आदमी एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी के अंदर जाता है। बेसिकली अब ज़रूरत इस बात की नहीं कि कौन किस पार्टी में कौन जा रहा है, किस कारण जा रहा है, कैसे जा रहा है। ज़रूरत इस बात की राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा कि उसके पास जिस तरह से कैडर बेस किसी टाइम पे जनसंघ का नाम हुआ करता था, बीजेपी का नाम हुआ करता था, या जो भी कुछ, वो चीज़ अब होनी चाहिए। अब एक बार आप आवश्यकता आ गई, क्योंकि अगर इसी तरीका ये सिलसिला चला है कि साहब आज कौन छोड़ रहा है, कल दूसरे का हृदय परिवर्तन होता है, कोई उधर से इधर आ रहा है, और ये अपने सामने सारी चीज़ें, टिकट नहीं मिला या कोई दूसरे कारण रहे, उस कारण से लोगों ने छोड़ा है। तो इन सब चीज़ों, तो एक बड़ा कारण ये माना जा सकता है कि पार्टियों में आजकल बैठ के तो चलती हैं, लेकिन जो विचारों का आदान प्रदान या फिर ये कहूँ कि आइडियोलॉजिकली थीम पे बात होनी चाहिए, शायद उसका एक अभाव है जिसकी वजह से छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि इसी वजह से अक्सर कहा जाता है कि आज राजनीतिक दल अपना काडर खो रहे हैं, खो नहीं रहे, खो चुके हैं। कोई राजनीतिक दल ये नहीं दावा कर सकता कि हाँ बिल्कुल हम आइडियोलॉजिकली चुनाव लड़ते हैं या आइडियोलॉजिकली हमारी पार्टी स्टैंड करती है। गठन किसी राजनीतिक दल का विचारधारा पे हुआ होगा, किसी भी मकसद से क्या होगा, लेकिन आज आइडियोलॉजी सबकी लुप्त हो चुकी है। एक ही मकसद रह गया, दागी हो या बागी, सत्ता की कुर्सी आनी चाहिए और वो कैसे भी आनी चाहिए, एन केन प्रकेन कैसे भी। और एक पार्टी कटघरे में नहीं है, सभी पार्टियों का ऐसा ही हाल है, जिसका जहां अवसर मिलता है लगता है कि मेरी उपयोगिता या जो मुझे संसाधन सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका कैसे सदुपयोग कर सकता हूं। दुरुपयोग होना चाहिए लेकिन सदुपयोग करते हैं राजनीतिक दल। तो जिसका जहां तो एक पार्टी को कोई कटघरे में खड़ा के, और जो हृदय परिवर्तन की बात या कहा जाता है कि इस वजह से मैंने पार्टी छोड़ दी, उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है क्योंकि कार्यकर्ता में वो संस्कार अब डाले नहीं जाते हैं। जब सामने से ही दिखता है कि सत्ता का दोहनी इसी तरह से हो रहा है, राजनीतिक दल मजे कर रहे हैं, तो नीचे वाले भी उसी लूट की छूट देती जाती है। यही बड़ी कारण है कि कोई भी लाइमलाइट से अलग नहीं रहना चाहता, सत्ता के सुख से दूर नहीं रहना चाहता, और जैसे जिसका अवसर लगता है कि आंधी आई है, तूफान आए, जहाँ की हवा चलती है उसी का दामन थाम लेते हैं और वहीं से बल्ले बल्ले करते हैं। लेकिन ये तय मान के चलिए कि इसकी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन आती है और उसके बाद में एक छटाव या साफ होना शुरू होता है तो बादल छटते हैं। कार्यकर्ता जो होता है मन में बेशक उनकी पीड़ा होती होगी कि यार ये इतने साल से इस सीट के लिए तैयारी कर रहा था और इसका सिंबल कोई और उचक के लेके चला गया। तो ऐसे लपकों से सावधान तो राजनीतिक दलों को रहना पड़ेगा। लेकिन अब यह है कि वो अवसर कब आएगा, ये सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता एक दिन तो मुझे लगता है कि कभी कभी विचार करेंगे कि हम लोग जब मजबूत हैं, यहाँ पे धरातल पे काम कर रहे, तो आप हम पे यकीन क्यों नहीं कर रहे, दूसरों पे क्यों। खैर चले, लेकिन ये चिंता की बात राजनीतिक दलों के लिए भी है। बेशक अभी तो सत्ता का सुख भोगने के लिए कोई कहीं पे भी जाना चाह रहा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लंबे टिक पाएंगे। स्वार्थी होता है, वो एक जगह भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जा सकता है और कभी अवसर मिलेगा तो ये गारंटी नहीं है कि दोबारा वो पाला नहीं बदल सकता। चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।